तो डिसऑर्डर्स में बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी तो सारा आई थिंक हो गया था। एब्जॉर्प्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? एब्जॉर्प्शन वाला कहाँ तक हो गया था? ये टेबल आप लोग देख लेना जो एनसीईआरटी में बना है 16.1 वाला। तो माउथ में बोलते हैं कि सर्टेन ड्रग्स जो होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं म्यूकोसा एपिथेलियल के और फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, स्टमक में ऐसे वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल जो है आपके वो एब्जॉर्ब होते हैं लीस्ट अमाउंट में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप बोलोगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जेजुनम में होता है। और आप बोलोगे कि जो है फैटी एसिड, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड ये सारे जो है म्यूकोसल एपिथेलियल की विलाई जो होंगी उनसे एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का, मिनरल्स का और ड्रग्स वगैरह का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है? अच्छा थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आगे फिर नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। एक प्रोसेस होता है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा? जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होने के बाद में आप बोलोगे इंटीग्रेटेड पार्ट बनते हैं। इंटीग्रेटेड पार्ट बनते हैं किसका? तो आप बोलोगे लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल के अंदर जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसका पार्ट बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब इस एसिमिलेशन के बाद में बेटा आप बोलोगे यहां पर जो है नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट हुए, जो हमने खाया, जो डाइट लिया, उसमें जो डाइजेशन हुआ, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था, जो डाइजेस्टिव वेस्ट हम जिसको बोलते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये डाइजेस्टिव वेस्ट जो है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट है ना, तो ये डाइजेस्टिव वेट जो होगा, वेस्ट जो होगा, ये क्या होगा बेटा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसके बाद जो है ये मतलब स्पष्ट रूप से क्या बना लेगा? आप बोलोगे कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, है ना, तो आप बोलोगे कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या बना लेगा? तो आप बोलोगे कोहेरेंट फीसेस बना लेगा। ठीक है, ठीक है, तो कोहेरेंट फीसेस बन जाएंगी और कोहेरेंट फीसेस जब बन जाएंगी तो वो बेटा आप बोलोगे क्या होगा? आपका जो है रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, है ना। सर इसमें कोहेरेंट का क्या मतलब है? कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, साफ साफ। ठीक है, ऐसे फीसेस बना लेंगे ऐसे इस तरीके से, है ना? तो ये आप बोलोगे रेक्टम के थ्रू। अब रेक्टम में क्या आएगा? एक न्यूरल रिफ्लेक्स होगा, न्यूरल रिफ्लेक्स, है ना। अगर किसी को डिफिकेशन होता है या पोटी लगता है तो एक न्यूरल अर्ज उठता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू। तो न्यूरल के रिफ्लेक्स के थ्रू ये रेक्टम से क्या होता है? जो वेस्ट होता है ना, या फीसेस जो होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दी जाती है। आउटसाइड द बॉडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब आगे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? जो आपका फीसेस होंगी, है ना, वो एनल ओपनिंग के थ्रू डिफिकेशन हो जाएगा, इसी को तुम बोल रहे हैं। ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। और ये कैसी एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जो है डिफिकेशन वॉलेंट्री प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। और इसमें क्या होंगे? मास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होंगे। तो रेक्टम में मास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होंगे और डिफिकेशन के बाद में वो क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप बोलोगे कि जो डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के वो क्या क्या है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर Next, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है? तेजी से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे तो फीसेस जो होंगे आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दी जाएंगी। जब तक पेरिस्टालिसिस नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, तब तक वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। ओके। अब बेटा आप बोलोगे यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स क्या हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप बोलोगे कि जो है कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे जो है ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे इंटेस्टाइन में भी जो है इन्फेक्शंस पैरासाइट भी होते हैं, जैसे आप बोलोगे जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सब होते हैं ना, टेप वर्म, राउंड वर्म, तो ये सारे होते हैं टेप वर्म या राउंड वर्म। इनकी वजह से बोलोगे क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होते हैं और इनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अब आप बोलोगे बेटा डिसऑर्डर्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप डिसऑर्डर्स ऑफ, डिसऑर्डर में ही है ये, हालांकि डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे? पहला देखिए आप, पहला आप बोलोगे जॉइंटिस। क्या होगा? जॉइंटिस। ठीक है, तो जॉइंटिस में आप बोलोगे, जो जॉइंटिस होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले लीवर इंफेक्टेड होता है। क्या होता है? लीवर इंफेक्टेड होता है। क्या इंफेक्टेड होता है? लीवर इंफेक्टेड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप बोलोगे स्किन जो होगा, आईज जो होंगी, है ना, स्किन, आईज, है ना, इनका जो कलर होता है बेटा ये कैसा हो जाता है? येलोइश कलर की दिखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगता है? डिपोजिशन होने लगता है किसका? जो आपका बाइल पिगमेंट। हाँ, तो यहाँ आप बोलोगे क्योंकि डिपोजिशन होने लगता है किसका? डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगेगा तो इसको हम बेटा क्या बोल देंगे? दैट इज द जॉइंटिस। अब एक चीज और यहाँ पर, ये जो बाइल पिगमेंट है एक्चुअल में बेटा ये है क्या? तो आप बोलोगे दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ, दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ किसके? तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन जब होता है तो उसके बाई प्रोडक्ट। तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा और उसके जो बाई प्रोडक्ट होंगे उसको आप बेटा क्या बोल दोगे? बाइल पिगमेंट बोल दोगे। ठीक है, तो जॉइंटिस हो गया। अब जॉइंटिस के बाद में आप देखोगे, जॉइंटिस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? तो आप बोलोगे वोमिटिंग। दूसरा जो है उसको हम हेडिंग डालेंगे वोमिटिंग। वोमिटिंग में बच्चों आप बोलोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सेंटर होता है ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है एक सेंटर प्रेजेंट होता है और ये बेटा क्या करता है? ये वोमिटिंग को ट्रिगर करता है। इसको ट्रिगर करता है, वोमिटिंग को ट्रिगर करता है। तो
तो ये वोमिटिंग जो है, सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वोमिटिंग जो है होगी वो आप बोलोगे यहाँ पर किसके थ्रू होगी, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू होगी। और इसमें जो आपका जो फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होती है, फीलिंग जो होती है वोमिटिंग को, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, नौसिया। क्या बोलते हैं, नौसिया। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। इसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पर जो आपका ये जो आपका वोमिटिंग होता है, इसमें क्या होता है, जो सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है, कहाँ से आप बोलोगे, स्टमक से। तो स्टमक का सेमी डाइजेस्टेड फ्लूड जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, आप बोलोगे ओरल कैविटी में। कहाँ जाता है, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो ये कहानी हो गई वोमिटिंग की, नोट करिए आप लोग। चलिए, तो ये हम लोगों ने डिसऑर्डर्स की बात कर ली बेटा, वोमिटिंग की बात कर ली। अब आगे देखते हैं हम लोग, वोमिटिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो कौन सा है, थर्ड। तो आप बोलोगे वोमिटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायरिया है। कौन सा है, डायरिया। डायरिया को देखते हैं। डायरिया का मतलब क्या बेटा यहाँ पर, तो आप बोलोगे डायरिया के अंदर एबनॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो बाउल मूवमेंट होता है, जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स होते हैं, है ना, तो वो जो मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो फीसेस होती हैं फ्लुएंटली पासेस होने लगती हैं। ठीक है, और फ्लुएंटली पास होकर आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दी जाती है। तो डायरिया में आप बोलोगे क्या है यहाँ पर, जो बाउल मूवमेंट है बेटा वो कैसे हो जाएंगे, बाउल मूवमेंट मतलब वो इंटेस्टाइन वाले जो पैचेस What is the meaning of bowel movement? बाउल मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, ऐसे ये बने होते हैं इंटेस्टाइन, मैंने बताया था। तो ये इनको बोलते हैं बाउल मूवमेंट। ऐसे ये मूव मूव करते हैं, एक ये मूव किया, फिर ये मूव किया, फिर ये मूव किया, ऐसे। तो इन्हीं को बाउल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो बाउल मूवमेंट हैं, जो बाउल मूवमेंट हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, इरेगुलर। कैसे हो जाएंगे, इरेगुलर है। अब इरेगुलर है तो जेन्युइन सी बात है, चलते रहेंगे ऐसे बाउल मूवमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात क्या था, मैंने बोला कि यहाँ पर फीसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रीक्वेंटली पास होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप बोलोगे यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है सही से, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं, वो भी इसके साथ में चले जाएंगे, वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे, है कि नहीं, बोलिए, ये भी रिलीज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि डायरिया में बाउल मूवमेंट इरेगुलर होते हैं, फीसेस फ्रीक्वेंटली पासेस होती हैं, एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, वो ज्यादा एक्सेस में रिलीज हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर आयंस की कमी हो जाती है। तो इसको जो है गेन करने के लिए हम ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो आयंस का मूवमेंट होता है वो जितना निकलता है उससे ज्यादा अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयंस का कमी बॉडी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो यही डायरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, Sir, अब ORS की डायरिया, full form क्या थी? ओरल
हाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। चौथा नंबर, डायरिया के बाद में बेटा आप बोलोगे कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन में आप बोलोगे कि जो फीसेस होती हैं वो आपका रेक्टम में जो होती हैं वो जो है रिटेन कर लेता। तो रेक्टम जो होगा, ऐसे आप देखोगे तो फीसेस जो होंगी वो कहाँ रुक जाएंगी आके? फीसेस आर रिटेन इन कहां पर? तो आप बोलोगे रेक्टम। कहां पर रिटेन हो जाती है? रेक्टम में रिटेन हो जाती है। तो आप बोलोगे उसकी वजह से भी क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट होते हैं, बाउल मूवमेंट जो होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, बाउल मूवमेंट क्या होते हैं? इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेटा आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं होना। तो होगा कब नहीं? जब आप खूब खा लोगे, यानी कि बढ़िया खाना मिल गया तो आपने क्या किया? ओवर ईटिंग कर दिया, खूब खा लिए खाए जा रहे हो, ओवर ईटिंग कर लिए। या स्पाइसी बहुत खाना खा लिए, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। या स्पाइसी छोड़ो, आप कुछ और सोचे कि चलो भाई कुछ और करते हैं, तो आपने क्या किया कि आपका साइकिल गड़बड़ हो गया, कुछ पीरियोडिसिटी गड़बड़ होगा, तब भी इंडाइजेशन हो जाता है। या आप बोल सकते हो कि एंजाइटी वगैरह है आपको, है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। या आप बोलोगे इसके बाद में जो है आपका जो है फूड क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग। हाँ फूड पॉइजनिंग हो गया, और एंजाइम जो है आपका सही से नहीं निकल रहे हैं, डिफिशियंसी, इनएडिक्वेट अमाउंट हो गया। इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ? कम अमाउंट, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंजाइम, वो भी अगर सही से नहीं निकल रहा तब भी आपका इंडाइजेशन होगा। यानी कि यहाँ पर आप बोलोगे इंडाइजेशन में प्रॉपर जो फूड का डाइजेशन है, प्रॉपर फूड डाइजेशन है, वो नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चौथी कहानी होगी आपकी। डन। यस सर। तो इंडाइजेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिसऑर्डर्स जो थे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो भी डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था उसकी बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम लोग। सर वो इसमें क्या है? पीईएम तो इधर है। क्या बेटा? पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, सॉरी, चलो पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीईएम, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसमें दो चीजें पढ़ते हैं बेटा, एक हम लोग पढ़ते हैं क्वाशरक्योर, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्वाशरक्योर के अलावा कौन सा? आपका मैरेस्मस। ठीक है, तो एक क्वाशरक्योर हो गया, एक मैरेस्मस हो गया। अब देखिए इन क्वाशरक्योर और मैरेस्मस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्वाशरक्योर और मैरेस्मस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो क्वाशरक्योर में आप देखोगे यहाँ पर जो ये वाला होता है, ये आप बोलोगे 1 to 5 ईयर ओल्ड एज के बच्चों में होता है। मैरेस्मस की जब आप बात करोगे तो ये होता है बेटा किसमें? आप बोलोगे बिलो द 1 ईयर, मतलब अप टू 1 ईयर स्टेज के बच्चों में होता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैरेस्मस की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर एनर्जी डिफिशियंसी है। एक्चुअल में मैरेस्मस कैसा डिफिशियंसी है? एनर्जी का डिफिशियंसी है, जबकि क्वाशरक्योर जो है आप बोलोगे प्रोटीन का डिफिशियंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे अगर मैरेस्मस जो है उसमें इनएडिक्वेट एनर्जी है इनटेक, है ना, लेकिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है,
तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट तो यही एक डिफरेंस हो गया कि आपका एज का। तो अगर 1 to अगर आप बोलोगे कितना आपका 1 to कितना 5 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा क्वाशरक्योर, और मैरस्मस किस में होगा तो आप बोलोगे 1 बिलो द 1 ईयर। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे क्वाशरक्योर जो है वो एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर आप बोलोगे प्रोटीन डिफिशियंसी होगा। क्या होगा? प्रोटीन डिफिशियंसी होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, इसके अंदर क्या डिफिशियंसी होगी? प्रोटीन की डिफिशियंसी। अब दूसरी बात देखिए, इनके अंदर जो है आपका स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग के साथ साथ में आप बोलोगे कहां पर होगी तो आप बोलोगे एंकल में होगी, एंकल में होगी, बेली में होगी, एंकल में होगी, बेली में होगी, और बेली के अलावा आप बोलोगे और कहां पर हो सकती है तो आप बोलोगे आपके फीट वगैरह में। तो यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ओडिमा प्रोसेस देखने को मिलती है। एक्चुअल में स्वेलिंग कैसी होती है? ओडिमा, यानी कि फ्लूइड भर जाता है टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर क्या होगा? फ्लूइड भर जाएगा, फ्लूइड का एकोमोडेशन होगा। ठीक है। दूसरा देखिए आप, यहां पर आप बोलोगे जो मेरेस्मस है इसमें डिफिशियंसी तो होगा, लेकिन किसका किसका होगा? तो ये एक न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ डिफिशियंसी है जिसमें स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों नहीं होते। तो यहां पर आप बोलोगे इट इज अ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, देख लेंगे यहां पर, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो तीनों का डिफिशियंसी होता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का डिफिशियंसी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो यहां पर आप बोलोगे मेरेस्मस जो है इसमें सोलो मतलब ये ओडिमा प्रोसेस एब्सेंट होगी। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेरेस्मस को सूखा रोग, है ना। क्वाशरक्योर को हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, ये कुपोषण होता है। ठीक है, डन। वैसे पीएम होता क्या है? मींस क्या बेटा? पीएम होता क्या है? इसमें मतलब मीनिंग क्या होती है प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिएंट्स की? बेटा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन भी नहीं है इनके पास, एनर्जी मतलब कहीं से मिल नहीं रही, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कम न्यूट्रिशन। ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक टॉपिक और इसमें बेटा है, आप लोग देखो जरा, जिसमें आपको बोलता है कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू। सबसे पहले अगर आप बात करोगे कार्बोहाइड्रेट, एक देखो ऐसे टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फिर बोल रहा है कि फैट्स, और फिर बोला प्रोटीन्स। ऐसे एक टेबल बना हुआ कि नहीं येलो में? यस सर। उसमें लिख रहा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और एक में बता रहा है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। बोल रहा है कि नहीं फिजियोलॉजिकल वैल्यू? तो देखिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरीमेट्री होती है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो उसमें हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन को बर्न करते हैं, कंबशन कराते हैं, और हम देखते हैं कि कितना हमको वहां पर क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है किलो कैलोरी में। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन वही जब आप बात करोगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू, तो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी ये बात कर रहा है। तो इनसाइड द बॉडी कितना होगा? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप बोलोगे ग्रॉस जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी होगी? कार्बोहाइड्रेट कितनी होगी? तो टेबल में देख के बताओ मुझे कितना है? 4.1 4.1 किलो कैलोरी कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हमने बर्न किया तो 4.1 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन वही फिजियोलॉजिकल वैल्यू अगर देखोगे हमारी बॉडी में कितना मिलता है, तो आप बोलोगे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब आते हैं फैट्स में। फैट में देखिए,
फैट में आप बोलोगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, फैट की कितनी होगी 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसमें कितना होगा फिजियोलॉजिकल वैल्यू बेटा इसकी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना। फिर आप आइए इधर, प्रोटीन्स में बेटा कितना होगा 5.65 हाँ, किलो कैलोरी पर ग्राम। फिर आप बोलोगे इधर फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितना होगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब इससे ये तो याद रखना है आपको, अब ये तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, तो क्वेश्चन यहां से आता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है हमने डाइट में क्या क्या खाया, ठीक है। तो हमने बोला आपको आप मेरे यहाँ पे आए खाने पे ब्रेकफास्ट पे, और मैंने आपको क्या खिलाया, तो मैंने खिलाया क्या आपको, हमने खिला दिया आपको पनीर, या ऐसे छोड़ो पनीर नहीं, हमने ऐसे समझ लो कार्बोहाइड्रेट जो है खिला दिया। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमने खिला दिया आपको पकोड़े वकोड़े समोसे मोसे, तो कार्बोहाइड्रेट हमने खिलाया आपको 10 ग्राम। फिर हमने कुछ ऐसा लिया, पनीर के पकोड़े ले लिए, तो पनीर में प्रोटीन ज्यादा होगा, तो प्रोटीन ले लिया, तो इसको हमने ले लिया 5 ग्राम। फिर हमने क्या किया, आपको तला भुना भी खिलाया ना, ये तल भुन के, तो इसमें फैट भी होगा, और फैट इनमें आप मान लो कितना था 7 ग्राम, ठीक है। अब आप बताओ कि टोटल हमको एनर्जी कितनी मिलेगी इनके ब्रेकडाउन के बाद, जो हमने खाना खिलाया है। बताओ, जो तुम लोगों को पनीर पकोड़े खिला रहे हैं, ऑनलाइन पनीर पकोड़े खाए हो कभी आप लोग, बताओ 22 कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। 22 ग्राम। 92 पक्का निकाल लिया सभी ने, सभी का आंसर आ रहा है। चलो देखो, 10 को मल्टीपल कर दो आप कितने से 4 से, 5 को आप मल्टीपल कर दो कितने से 4 से, 7 को आप मल्टीपल कर दो कितने से 9 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 40 20 और ये कितना आएगा आपका 63, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 4 6 कितना आया 23 123। किसी का नहीं आया, आगे से हाँ सही है। यस सभी को समझ में आया। अगर इसमें ऐड कर देता, बोल देता कि भैया हमने 4 ग्राम इसमें सेलुलोज डाल दिया, लिग्निन डाल दिया, तब कितना आ जाता, तब आंसर क्या आ जाता डाइट में बोल, हाँ सेम रहे। क्यों, वो एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट तो वो भी है। तो हमारे पास तो एंजाइम तो नहीं होता ना, तो सेलुलोज को कैसे। यानी कि हमारे पास उनको डाइजेस्ट करने लायक एंजाइम ही नहीं है, तो एंजाइम जब है ही नहीं तो उनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो एनर्जी आएगी कहां से, है ही नहीं, सिंपल एकदम। तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो है आप बोलोगे जिसका एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा किसी भी जो है प्रोडक्ट को आप कंसीडर नहीं करोगे। गॉट इट। यस अब हम आगे बेटा बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कहानी क्या है। तो इसके बाद कहानी आपकी क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये इस चैप्टर में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर भी, अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसको, और जो है वो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग, मॉक टेस्ट मत छोड़िए, ठीक है। फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दोगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है ना। यस चलो आगे देखते हैं। आगे हम बोलेंगे ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं। चलो
ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले डिफरेंस बताओ भाई, ब्रीदिंग और गैसियस, उसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। So breathing is a physical process, जबकि respiration is chemical process. पक्का? सर ब्रीदिंग में हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं और रेस्पिरेशन में हम एनर्जी बनाते हैं मतलब। अच्छा चलो भाई हम भी देख लेते हैं कुछ, आप लोग तो बहुत अच्छा बताया, और कोई बताएगा? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग को आप बोलोगे इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस जिसमें इन विच क्या होगा, आप बोलोगे इन विच क्या होगा, तो आप बोलोगे इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है बिटवीन द लंग्स एंड इन्वायरमेंट। तो लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, तो आप बोलोगे डायाफ्राम। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायाफ्राम हुआ, रिब्स हुआ, है ना, रिब्स की मसल्स हुई, उनके सबके थ्रू। अब रेस्पिरेशन देखिए, तो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, तो आप बोलोगे रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बोलोगे कि गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है, ये तो इंक्लूड है, ये गैसियस एक्सचेंज है, एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस as well as also क्या होगा, as well as also breakdown of food। क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो फूड का भी ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। एटीपी होता है और रेस्पिरेशन है जेनेटिक, मतलब जनरेट करते हैं हम एटीपी को। क्या बेटा, सर ब्रीथिंग में एटीपी जो होता है वो यूज होता है और रेस्पिरेशन में हम मतलब उसे एटीपी को जनरेट करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेन जो डिफिनीशन है वो यही आपको याद रखना है। फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम, रिब्स एटसेट्रा। रेस्पिरेशन क्या होगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, लेकिन ब्रेक डाउन उसके साथ में किसका होगा, फूड का भी होगा। ठीक है, तो ये दो बातें। अब देखो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के बाद में यहां पर हम बोलते हैं कि भाई देखो, इन जनरल अगर बात करोगे आप अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, तो जनरल अकाउंट अगर आप देखोगे, जैसे शुरुआत में आप बोलोगे प्रोटोजोन्स हैं, उनकी बात करिए आप। प्रोटोजोन्स के अलावा आप बात करेंगे किसकी, तो आप बोलोगे पोरीफेरंस की। पोरीफेरा के बाद में आप बात करोगे सिलेंट्रेट्स की। ठीक है, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, इनके बीच में अगर आप देखोगे, देखो प्रोटोजोआ में तो क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जाएगा। इनमें आप बोलोगे किसमें हो जाएगा, बॉडी सरफेस से हो जाएगा, है ना, बॉडी सरफेस से वर्म्स भी जो होंगे आपके, उनमें भी बॉडी सरफेस से हो जाता है। तो ये सब जो है आपका प्रिमिटिव टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। तो अब जैसे जैसे मल्टी सेलुलरिटी बढ़ेगी,
मल्टी सेलुलैरिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ अगर सेल्स इंक्रीज कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है किसमें, तो आप बोलोगे किसमें इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स, किसमें इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोलोगे इंडिविजुअल्स में। तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, मल्टी सेलुलैरिटी इंक्रीज कर रही, तो उनको डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और ज्यादा होगी, और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये और ज्यादा डेवलप्ड इंडिविजुअल्स बनेंगे, जिनमें आपको अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। गॉट इट? चलिए, तो जैसे आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई मल्टी सेलुलैरिटी जब बढ़ेगी तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे ले लेता है वो एनेलिडा। एनेलिडा में स्पेशली अगर अर्थवर्म की आप बात करोगे, अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में तो भैया हमको पता है कि कैसा होता है, क्यूटेनियस होता है। क्यूटेनियस का मतलब क्या है, वाया स्किन। तो स्किन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। दूसरा देखिए, एनेलिडा में जो है आपका कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एनेलिडा के बाद में दूसरा आते हैं, तो एनेलिडा के बाद में नेक्स्ट आप बोलोगे मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा। अच्छा रुको एक मिनट, एनेलिडा के बाद में आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो जो टेरेस्ट्रियल है, इसमें टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जो आपके लैंड रीजन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनमें आप बोलोगे बेटा क्या प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे स्पाइरकल्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, स्पाइरकल्स प्रेजेंट है। दूसरा देखिए, टेरेस्ट्रियल या लैंड जब पे होंगे उनमें स्पाइरकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इंसेक्ट जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह इंसेक्ट हैं कि नहीं, तो उनमें स्पाइरकल्स होंगे। एक्वाटिक में जो रहते हैं, एक्वाटिक में जो रहेंगे उनके पास बेटा क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे गिल्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट। उसके बाद देखिए, आर्थ्रोपोड्स में एक्वाटिक के बाद में आप बोलोगे कुछ ऐसे भी हैं जिनमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि आपके क्या नाम है उसका, बुक लंग्स और बुक गिल्स। चलो अगले पेज पे करते हैं। तो हम बोलते हैं दो तरीके के और स्ट्रक्चर होते हैं, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स, तो बुक गिल्स और बुक लंग्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये बुक गिल्स और बुक लंग्स जो होते हैं बेटे, ये आप बोलोगे किस में होते हैं, तो बुक गिल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं और बुक लंग्स किस में होते हैं, चलिए बताइए। तो बुक गिल्स मैंने बताया भी था आपको कि ये जो है लिमुलस में प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एनसीईआरटी का लाइन है। और लंग्स, बुक लंग्स किस में होते हैं, तो आप बोलोगे ये जो होते हैं स्कॉर्पियन में होते हैं या स्पाइडर में होते हैं, अरेकनिड होते हैं, अरेकनिड। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी स्कॉर्पियन की, बुक लंग्स और बुक गिल्स की। डन। अब आते हैं मोलस्का में। तो मोलस्का में भी बेटा गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे किसमें, आपके क्या नाम है इसका, इकाइनोडर्मेटम। तो इकाइनो में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं इकाइनोडर्मेटम, लेकिन स्पेशली जो होते हैं वो ट्यूफिड होते हैं। ठीक है, फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद में कॉर्डेटा की बात करते हैं। चलो कॉर्डेटा की देखते हैं। तो कॉर्डेट्स में जब आप पहुंचोगे, तो कॉर्डेटा में जो शुरुआत के इंडिविजुअल्स हैं उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप बोलोगे प्रोटोकॉर्डेट्स, है ना, प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं उनमें गिल स्लिट्स होते हैं। ऐसे आप बोलोगे फिशेज में जब आओगे आप, तो फिशेज में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, गिल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिशेज में जो है लंग फिशेज जो है, तो लंग फिशेज जो है वो उसमें बेटा आप क्या देखोगे, तो लंग फिशेज में आपको देखने को मिलेंगे लंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लंग फिशेज के बाद में एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में आपको पता है एम्फीबियंस में क्या होता है, तो लंग्स होंगे। लंग्स के अलावा आप बोलोगे और क्या होंगे, तो लंग्स के अलावा आप बोलोगे और क्या होंगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे स्किन होगी। ठीक है, लंग्स होगा, स्किन होगा। फिर दूसरा देखिए, इसके अलावा आप बोलोगे और क्या होता है इसमें,
तो लंग्स हो गया, स्किन हो गया, और गिल्स भी कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे टैडपोल लार्वा होता है। तो टैडपोल में क्या होता है, आपका गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आगे आप बोलोगे एम्फीबियंस के बाद में, एम्फीबियंस के बाद में क्या होंगे, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में आप बोलोगे क्या होगा कि यहाँ पर आपका रेप्टाइल्स में क्या बोलोगे कि जो है लंग्स होंगे स्पेशली, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्लोका के भी थ्रू होते हैं, जैसे टर्टल होते हैं क्लोकल रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, टर्टल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में बेटा। तो यहाँ पर आप बोलोगे रेप्टाइल्स में लंग लोकल रेस्पिरेशन होगा, टर्टल में। अब आते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स की बात करोगे तो बर्ड्स में आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है आपका, बर्ड्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मैमल्स में भी क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट। तो ये जर्नल अकाउंट है, आपसे पूछा गया कई बार क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनमें सब में छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। डन। यस सर। चलो अब बेटा इसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो थे वो डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों आप बोलोगे कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है एक्सटर्नल लेयर से। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो एक्सटर्नल लेयर्स की कहानी कुछ ऐसे होगी, ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं, ठीक है। दो एक्सटर्नल लेयर्स होंगे ऐसे। लेयर्स को नॉस्ट्रिल्स पे बोलते हैं, तो एक्सटर्नल लेयर्स को या नॉस्ट्रिल को। आगे यहाँ पर देखो आप, ये वाला कंडक्टिंग पार्ट होगा, फिर आगे बढ़िए आप, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब या पार्ट, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक सुपीरियर होता है, एक मिडिल होता है, और एक बेटा इंफीरियर होता है। तीन पार्ट होते हैं। तो सुपीरियर वाला जो ये वाला, यहाँ पर आके ऐसे नर्व एंडिंग्स जुड़ती हैं, नर्व्स न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये सुपीरियर वाला जो बेटा होता है ऑल्फैक्टरी वाला, इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सीडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सीडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सीडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूरो इपिथेलियल सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, न्यूरो इपिथेलियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होते हैं, न्यूरो इपिथेलियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां पर आओगे बेटा तो ये आपको मिलेगा इंटरनल लेयर या इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये ओपन कहां पर होगा, तो ये ओपन हो जाएगा फेरिंग्स में। कहां ओपन होगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जहां ओपन होगा बेटा, वहां पर आप बोलोगे फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, एक ओरोफेरिंग्स, दूसरा नेजोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स।
तो ये जो ओपन होंगे कहाँ ओपन होंगे, अब बोलोगे नेजोफेरिंग्स में, ओपन होंगे नेजोफेरिंग्स में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ आप बोलोगे जो सॉलोइंग होता है उस समय क्या होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं सॉलो करते हैं उस समय नेजोफेरिंग्स जो होते हैं वो इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो उवुला जो होता है उससे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे फूड पार्ट जो होते हैं वो वहां ना जाए, ठीक है, उस जो है रेस्पिरेटरी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेजोफेरिंग्स के बाद में बेटा अब बोलोगे फेरिंग्स का दूसरा पार्ट लैरिंगोफेरिंग्स। अभी मैं डायग्राम बना दूंगा और लैरिंगोफेरिंग्स के बाद में आप कहां पहुंच जाओगे, ट्रैकिया। यहां पर पहुंचते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। तो यहां पर पहुंचेंगे हम लोग और समझते हैं इस बात को। तो देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं चुपचाप। यहां से एयर जा रहा है नेजल पैसेज के थ्रू, और ओपन कहां पर होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक ओपनिंग होगी इंटरनल लेयर्स, यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये एयर जा रहा है। दूसरा देखिए आप नीचे से यहाँ पर आप बोलोगे ये क्या है आपका, ये ऐसा, ये माउथ वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या है, आप बोलोगे फेरिंग्स वाला पार्ट है यहाँ पर, ये क्या है फेरिंग्स, क्या है फेरिंग्स। अब आगे बढ़िए, आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए एक आपको यहाँ, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये ऐसे डॉर्सल साइड पे एक पाइप जा रही होगी, ये डॉर्सल साइड है, कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड। और फिर आप बोलोगे आगे की तरफ आइए आप, तो यहाँ पर आप बोलोगे कौन सी साइड है आपका, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉर्सल साइड है और ये आपकी क्या है, वेंट्रल साइड है, ठीक है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे बेटा जो पाइप है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। वेंट्रल साइड पे आओगे तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रैकिया, आगे की तरफ हमारी, ठीक है, तो ट्रैकिया यहाँ पर होगी। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे ये कवरिंग प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, तो आप बोलोगे इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस, ठीक है। तो इपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है, यहां पर लिख लेंगे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, प्रिवेंट द एंटरिंग of food particle in the air passage, यानी कि ट्रैकिया में सॉलोइंग ऑफ फूड के टाइम पे ये क्या करता है, बंद कर देता है इसको, और बंद करता है तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, आराम से बंद हो जाएगा तो फूड इसमें नहीं जाएगा, फूड आएगा जो भी वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा फूड, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जो ये इपिग्लोटिस है उसके जब नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे इपिग्लोटिस के पास आओगे यहाँ पर आगे ट्रैकिया, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं बनाया दे रहा हूँ ऐसे रफली, तो ये स्ट्रक्चर जो आपका इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा, साउंड बॉक्स। देखिए कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपका ये पार्ट हम बनाएंगे जब, तो एनसीईआरटी भी बनाता है, आप देखोगे यहाँ पर ये आपका क्या है, तो इसको आप बोलोगे दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग, ये लैरिंग्स,
ठीक है। इसके ऊपर क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेटा क्या बोल रहे हैं, दैट इज द एपिग्लॉटिस। ठीक है। अब यहाँ पर जो लैरिंग्स है ये हमने मान लिया, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स एक्चुअल में क्या है, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। तो वॉइस प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, वॉइस को प्रोड्यूस करेगा। किसका बना होगा, तो आप बोलोगे ये जो साउंड बॉक्स है कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ठीक है। उस जो है कार्टिलेजिनस, जो इलास्टिक जो कार्टिलेज होगा वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लैरिंग्स जो है कई तरीके की कार्टिलेज से बना होता है। तो यहीं पे क्या होता है, आपका एक निकला हुआ था, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो होता है वो बेटा क्या है, आप बोलोगे थायराइड, थायराइड कार्टिलेज। क्या है, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। अब इस वाले में पूरे में देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे सी से। तो ये आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सी टाइप ऑफ रिंग। कैसी, सी टाइप की रिंग्स। और ये बनी किसकी होती है, तो बेटा आप बोलोगे हाइलिन कार्टिलेज। इसकी बनी है हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है। तो ये बनी हुई होंगी हाइलिन कार्टिलेज की। अब इनकम्प्लीट सी टाइप ऑफ जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई, देख रहे हो ये वाली इस तरीके से ऐसे। ये आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे तो कंप्लीट है, लेकिन डॉर्सल साइड पे आप जाओगे तो कैसी है, डॉर्सल साइड पे जाओगे तो आप देखो कैसी है, आप बोलोगे इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है नहीं डॉर्सल साइड पे। तो ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इनका काम क्या होता है, तो आप बोलोगे दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की कोलैप्सिंग को बचाती हैं, ट्रैकिया आपस में चिपक ना जाए वो पाइप, है ना, उससे बचाती है। अब ये जो होगा आपका 12 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होगा। ठीक है। सिलिएटेड सेल्स होंगी, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे ये ट्रैकिया जो बेटा है, ये हम ट्रैकिया पढ़ लिया हमने। अब ट्रैकिया हमारा जो होगा वो डिवाइड किस में होगा, तो ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड होगा, अब बोलोगे ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, तो आप बोलोगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होता है आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी डिवाइड होता है टर्सरी ब्रोंकाई में, और टर्सरी के बाद में आ जाता है आपका टर्मिनल ब्रैंक्यूल। क्या आ जाता है, टर्मिनल ब्रैंक्यूल आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, टर्मिनल ब्रैंक्यूल आ जाता है। ठीक है। अब टर्मिनल ब्रैंक्यूल के बाद में यहां से आपका पार्ट जो होता है वो आगे स्टार्ट हो जाता है, वो थोड़ा रेस्पिरेटरी पार्ट तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर तक गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ये पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा, इसको हम पहला पार्ट बोलते हैं, ट्रैकिया से लेके यहाँ तक, और इसको बोलते हैं कंडक्टरी पार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टरी पार्ट बोलते हैं। आगे देखिए, इस कंडक्टरी पार्ट के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर तो कंडक्शन हो रहा है एयर का, एक्सचेंज तो हो नहीं रहा। आगे जब आप बढ़ोगे तो आप टर्मिनल ब्रैंक्यूल से जब आप आगे बढ़ोगे तो आएगा दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल स्टार्ट हो, स्टार्ट हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल से स्टार्ट। ये रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल से स्टार्ट होके बेटा आगे जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, तो आप बोलोगे ये रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स जो हैं वो आगे जाके आपके चेंज हो जाएंगे किसमें, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जो सेल्स हैं एक्चुअल में दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आप बोलोगे लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इसमें एल्वियोलाई की दो तरीके की सेल्स हैं, आप बोलोगे टाइप फर्स्ट सेल और टाइप सेकेंड सेल।
तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दो तरीके की सेल्स है। टाइप फर्स्ट वाली जो बेटा है वो आपकी यहाँ पर देखोगे ये स्क्वामस सेल्स है, यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल की बनी होती है क्यूबॉइड। तो टाइप फर्स्ट वाली जो है वो एक्सचेंज में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। लेकिन टाइप सेकंड में आप बात करेंगे तो टाइप सेकंड में आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, तो टाइप सेकंड वाली जो है उनमें बेटा आप बोलोगे कि क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। यहाँ पर कैसी हैं, स्क्वामस सेल्स हैं, यहाँ पर कैसी क्यूबॉइडल, और ये क्या करती हैं, एक सर्फेक्टेंट निकालती हैं। जो आप लोग पढ़े भी हो, सर्फेक्टेंट को हम बोलते हैं लेसिथिन। ये लेसिथिन क्या करता है, एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है और रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन। इसको रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, किसको रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तुम्हारा दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके ओके बेटा, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।